तो कहाँ गई रेवती, क्या हुआ उसके साथ और कब क्या करेंगे ये लोग, जानने के लिए प्लीज़ जुड़े रहें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक कहानी जिसका नाम है एक अनोखा विवाह पार्ट 5। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाकर देखिए, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पिछले पार्ट में हम देखा था कि रेवती कहीं चली गई है जो कि मिल नहीं रही है। तब इस पार्ट में देखेंगे कि रेवती के साथ क्या होता है। सब एक साथ स्टेशन पहुंच गए। आर्यन बहुत परेशान लग रहा था। राहुल उसे बार बार शांत रहने को बोल रहा था। जब रीवा और मोहित वहाँ पहुँचे तो आर्यन रीवा से पूछने लगा, रेवती कब से गायब है। रीवा वापस बात को दोहराते हुए बोली, जब से वो तुमसे मिलने गई थी तब से वो वापस नहीं आई है। आर्यन कहता है, हम सबको जल्दी ही रेवती को ढूंढना पड़ेगा। रीवा कहती है, हाँ लेकिन कैसे। आर्यन कहता है, एक काम करते हैं, हमें सबसे पहले हॉस्टल की गेट के पास लगी सीसीटीवी का फुटेज देखना होगा। उसके लिए हमें हॉस्टल की कुछ लड़कियों की मदद चाहिए। रीवा कहती है, ठीक है, मेरी 2 दोस्त हैं, सारिका और नेहा। उसके बाद कल होते ही आर्यन अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल गया। वहाँ रीवा और उसके फ्रेंड वहाँ के वॉचमैन को अपनी बातों से उलझा कर रखी थी। उसी बीच आर्यन लड़की के कपड़े पहनकर हॉस्टल के अंदर चला गया और मेन रूम में जाकर सीसीटीवी की फुटेज देखने लगा। और फुटेज देखकर वो अचंभित रह गया। उसने देखा कि हॉस्टल के बाहर रेवती उतनी रात को एक लड़की से बात कर रही है और वो लड़की बात करते करते रेवती के सर पे मार दी और रेवती को बेहोश करके अपने साथ स्कूटी पे ले गई। लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन स्कूटी का नंबर दिख गया था। फिर आर्यन हॉस्टल के बाहर आया और सोचने लगा कि अब क्या करे, क्योंकि पुलिस से मदद नहीं ले सकते। अगर पुलिस से मदद लेंगे तो बात परिवार तक चली जाएगी। वहाँ से आर्यन राहुल के साथ घर जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में वो नंबर वाली स्कूटी उसे दिखती है और आर्यन राहुल को उसके पीछे चलने को बोलता है। जब वो स्कूटी रुकी उसके बाद आर्यन गया और उस पे बैठी लड़की से सवाल करने लगा और मारने की धमकी भी देने लगा। तभी वो लड़की बोली कि ये स्कूटी तो अभी मैंने वापस ली है, क्योंकि ये स्कूटी मैंने अपनी फ्रेंड के पास दी थी। आर्यन कहता है, कौन है वो। स्कूटी वाली लड़की ने जो नाम बताया उसे सुनकर आर्यन और राहुल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बहुत शौक थे, क्योंकि उसने रूही नाम बताया था। आर्यन और राहुल फटाक से रूही के घर पहुँचे तो वो वहाँ नहीं थी। फिर आर्यन उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया। आर्यन कहता है, रूही कैन वी मीट। रूही कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ। आर्यन कहता है, वो मिलकर बताऊंगा। रूही कहती है, ठीक है, राहुल भी आएगा क्या। आर्यन कहता है, हाँ। रूही कहती है, ठीक है, कॉलेज के पास एक पुरानी लाइब्रेरी है, वहाँ पे आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। आर्यन कहता है, आता हूँ। ये कहकर आर्यन रूही के पास गया और उसने रूही से पूछा, रूही रेवती कहाँ है। रूही कहती है, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है, और ये पूछने तुम यहाँ आए हो। राहुल कहता है, बस करो ये नाटक और बताओ रेवती कहाँ है, और क्या तुम पागल हो गई हो, क्या कर रही हो ये सब। रूही कहती है, क्या कर रही हूँ मैं, पिछले बहुत साल से इस आर्यन का इंतज़ार किया है मैंने, और ये बचपन का प्यार है मेरा। फिर रूही आर्यन के पास गई और उससे पूछने लगी कि क्या है उसमें जिसके पीछे तुम पागल हो चुके हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये तुमको दिखाई नहीं देता है क्या। राहुल कहता है, यार सुन रूही, किसी का प्यार ज़बरदस्ती तुम नहीं छीन सकती, और अगर रेवती नहीं होती तो भी क्या गारंटी है कि आर्यन तुम्हारा हो जाता। रूही कहती है, बस तुम लोग यहाँ से जाओ वरना ठीक नहीं होगा। आर्यन कहता है, मेरे लिए तुम सबसे अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी, बस उसे जाने दो। लेकिन रूही पे आर्यन और राहुल की कोई बात का असर नहीं दिख रहा था। उससे बात करते करते आर्यन और राहुल दोनों चालाकी से लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि रेवती बेहोश एक कोने में पड़ी हुई है।
जब आर्यन रेवती के पास जाने लगता है तो रूही अंदर आ जाती है और राहुल पे चाकू लगा कर कहती है, उसको मत छूना तुम, नहीं तो मैं राहुल को चाकू मार दूंगी। ये सुनकर आर्यन रुक जाता है। इतने में ही राहुल रूही का हाथ पकड़कर पीछे की ओर मोड़ देता है और कहता है कि आज 4 साल की दोस्ती भी भूल गई तुम। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी रूही मुझ पर चाकू भी लगा सकती है। ये कहते वक्त राहुल की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर राहुल आर्यन को बोलता है कि जा रेवती को उठा वहाँ से और चल उसको लेकर। आर्यन के भी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर आर्यन रेवती को उठाने लगा, लेकिन रेवती को आर्यन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। आर्यन ने देखा कि रेवती के होठों के नीचे से खून निकल रहा है, तो उसने राहुल को बोला कि रूही ने रेवती को मारा भी है। ये सुनकर राहुल बोलता है कि अब हम रूही से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। रीवा को मैंने मैसेज कर दिया है, वो पुलिस को लेकर आती ही होगी। ये सुनकर रूही डर जाती है और आर्यन और राहुल से माफ़ी मांगने लगती है। आर्यन रेवती के मुंह पर पानी डालता है उसे होश में लाने के लिए, और आर्यन के बहुत कोशिश करने पर रेवती को होश आ जाता है और आर्यन के गले लग जाती है। रेवती बहुत डरी हुई दिखाई दे रही होती है, क्योंकि आज तक रेवती के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। आर्यन और राहुल उसे शांत करवाने में लग जाते हैं। तभी रीवा और मोहित पुलिस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखकर रूही रोने लगती है और सबसे माफ़ी मांगने लगती है। उसे देखकर राहुल और आर्यन को भी रोना आ जाता है, क्योंकि वो तीनों बचपन के दोस्त थे। और आर्यन रेवती के सामने अपना सर नीचे करके बैठ जाता है और बोलता है कि जो सज़ा देनी है मुझे दो, लेकिन इसे माफ़ कर दो। राहुल कहता है, ये भी हम दोनों से प्यार करती है, इसलिए हम दोनों को मिलाने वाली सज़ा भी इसके लिए सज़ा ही होगी। ये सब देखकर रूही रेवती के पैरों के सामने बैठकर माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि नहीं, मैंने गलती की है तो सारी सज़ा मुझे ही मिलनी चाहिए, इन दोनों को नहीं। ये सब देखकर रेवती कहती है कि आप तीनों की दोस्ती को सलाम है। एक गलती करता है, दूसरी गलती का एहसास भी करवाता है और फिर उस गलती को तीनों मिलकर सुधारते भी हैं। मैं रूही को माफ़ करती हूँ और मुझे कोई केस भी नहीं करनी है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इसे मैं एक मौका और देना चाहती हूँ। रूही को बहुत अफसोस होने लगता है और वो रेवती से बार बार माफ़ी मांगने लगती है और फिर आर्यन और राहुल को बोलती है कि मैं अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहती हूँ, मुझे भी तुम दोनों माफ़ कर दो। ये सुनकर दोनों उसे गले लगा लेते हैं और माफ़ कर देते हैं। तभी राहुल कहता है, चल रूही, अब इन दोनों तोते मैने को अकेला छोड़ देते हैं। राहुल की ये बात सुनकर सब वहाँ आर्यन और रेवती को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर आर्यन रेवती के करीब आता है और रेवती उसे देखकर मुस्कुराती है। तभी रीवा वापस आती है और बोलती है कि रेवती उसकी तरफ देखती है और वो देखती है कि रीवा बहुत घबराई हुई है। वो दौड़कर रीवा के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ रीवा? रीवा फिर बोलती है कि भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है और हमें यहाँ से जाना होगा। यह सुनकर रेवती एक बार आर्यन की तरफ देखती है और फिर उदास मन से रीवा को बोलती है, चलो हमें आज ही यहाँ से निकलना होगा। ये बोलकर रेवती वहाँ से रीवा का हाथ पकड़कर जाने लगती है। तभी पीछे से आर्यन रेवती का हाथ पकड़ लेता है और अपने सर को हिलाकर नहीं जाने का इशारा करता है। फिर रेवती उसे पीछे मुड़कर प्यार से देखा नहीं। फिर बिना कुछ बोले ही रेवती अपना हाथ आर्यन के हाथ से छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलकर रेवती कल्याणी को फ़ोन करती है और पूछती है, माँ अधिराज कैसे हैं और ये सब कब और कैसे हुआ? कल्याणी कहती है, बेटा वो अधिराज काम से जा रहे थे और उनके साथ ये हादसा हो गया। शिवन्या भी साथ में थी, उन्हें भी चोट आई है। हमने कहा था अधिराज से कि आपको दूर ना भेजे, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। कहीं पंडित जी की बात सच ना हो जाए। कल्याणी की मुंह से ये बात सुनकर रेवती ने पूछा, माँ पंडित जी ने क्या कहा था? तब कल्याणी ने सारी बात बताई और वहाँ खड़ी रीवा भी कल्याणी की बातें सुन रही थी। जब कल्याणी की बात खत्म हुई तो रेवती की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने पूछा कि बस यही कारण है जो हमारे माता पिता से हमको खरीद कर लाएं? कल्याणी कहती है,
बेटा ये मत बोलिए, मेरा ईश्वर जानते होंगे कि मैंने आपको अपनी बेटी से बढ़कर माना है। रेवती ये सुनकर कहती है कि चलिए, ईश्वर ने एक माँ तो दी है हमें, नहीं तो एक माता पिता ने तो हमें पैसे के लिए छोड़ दिया। ये कहकर रेवती रोने लगती है और रीवा उसे चुप कराती है। कल्याणी भी भावुक होकर फ़ोन काट देती है। यहाँ से रेवती और रीवा दोनों राजस्थान पहुंचकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती हैं और रीवा अधिराज के कमरे में जाती है। वहाँ अधिराज और शिवन्या दोनों बेहोश हुए थे। रेवती अधिराज के पास जाकर बैठती है और उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है। तभी वो देखती है कि अधिराज का हाथ हिलता है और वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते हैं और चेक करते हैं, फिर बाहर आकर बताते हैं कि अधिराज की तबीयत में सुधार है, लेकिन शिवन्या अभी भी उसी हालत में है। फिर कल्याणी रेवती के पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि अब हमें पता है अधिराज को कुछ नहीं होगा। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि चलिए सब घर, 4 दिन से आप लोग आराम नहीं किए हैं, अब चलकर आराम कीजिए। अब अधिराज को कुछ नहीं होगा क्योंकि रेवती यहाँ पर रहेगी। रेवती भी कहती है हाँ आप लोग जाइए, हम हैं यहाँ पर। रेवती के बार बार बोलने पर सब रेवती की बात सुन लेते हैं और घर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में रेवती और उसके साथ जिद करके रीवा भी रुक जाती है। तभी रेवती पानी लाने के लिए जा रही होती है तो उसे सामने वाले रूम से ज़ोर से खींचकर अंदर ले लेता है। रेवती घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। और फिर रेवती देखती है कि वो तो आर्यन है। आर्यन को देखकर वो बिल्कुल शांत हो जाती है और पूछती है आप यहाँ? आर्यन कहता है हाँ तुमसे मिलने आया हूँ। रेवती कहती है लेकिन क्यों? आर्यन कहता है मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसको तुम यूं ही छोड़ दोगी। एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझसे तुम्हें थोड़ा सा भी प्यार नहीं हुआ था क्या रेवती? यह सुनकर रेवती के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो आर्यन के गले लग गई और बोली कि आप मेरे लिए खिलौना हो ही नहीं सकते, आप क्या हैं हमारे लिए? ये बताने बैठे तो समय ज़िंदगी और लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। फिर रेवती अपने आंसू पोंछती है और आर्यन से दूर होती है और आर्यन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। ये सारी बातें सुनकर आर्यन कहता है रेवती जब तुम मुझे इतना चाहती हो तो चलो ना मेरे साथ, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बगैर। रेवती कहती है और वो भी नहीं रह पाएंगे हमारे बगैर। आर्यन कहता है वो कौन? रेवती कहती है अधिराज, जो हमें पढ़ा लिखा कर दुनिया में रहने लायक बनाए हैं, हम उन्हें मरने के लिए कैसे छोड़ दें, बताएं आप ही। आर्यन रेवती की बातें सुनकर दुखी हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रेवती उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है और फिर आर्यन रेवती की ओर देखता है तो रेवती रोते हुए उसे सॉरी बोलती है, पर आर्यन बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। रेवती वापस आती है और अधिराज के पास बैठी रीवा को आकर सारी बातें बताती है। रीवा भी ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है कि सब हमारी गलती है, हमने कहा था आर्यन को ठीक रहेगा अगर आप रेवती की ज़िंदगी में आ गए तो, लेकिन ये शराब का चक्कर था, ये हमें कहाँ मालूम था। बेचारा आर्यन तो आपसे बहुत प्यार करने लगा है। दोनों वहीं बैठी थी, तभी अधिराज का हाथ हिला और वो धीरे से आंखें खोल रहा था। उसके हाथों में रेवती की नज़र गई और वो रीवा को बोलकर दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर भी उधर से आए और रूम के अंदर गए और अधिराज को देखने लगे। उन्होंने बताया कि अधिराज ठीक हो रहा है, लेकिन शिवन्या की तरफ देखकर डॉक्टर बोले इनका कुछ कह नहीं सकते। यह सुनकर रेवती और रीवा को दुख होता है, लेकिन अधिराज ठीक हो रहे हैं। यह सुनकर दोनों बहुत खुश थे और अधिराज ने भी अपने आंखें खोल दी थी। रीवा बहुत खुश होकर अपने पूरे परिवार को फ़ोन करके बताने लगी। उधर रेवती अधिराज के पास बैठी और उन्हें देखकर मुस्कुराई। अधिराज उसे वहां देखकर पूछे आप यहाँ अपनी पढ़ाई छोड़कर क्यों आई हैं? रेवती कहती है हमें पता नहीं था कि हमारे जाने से आपके साथ ये सब हो जाएगा, वरना हम कभी नहीं जाते। अधिराज उसकी आंखों में देख रहे थे, लेकिन रेवती अपनी नज़रें नीचे करके बात कर रही थी। अधिराज फिर बोले
कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं थी रेवती, हम ठीक हो जाते। ये शराब जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस माँ और पिता का अंधविश्वास है। फिर रेवती नज़रें उठाकर अधिराज को देखती है और बोलती है कि आपको सब मजाक लगता होगा, पर हर चीज़ होता है, और अगर हमारे साथ रहने से आप ठीक रहेंगे तो हम आपके साथ ही रहेंगे, और हमारी वजह से कभी भी शिवन्या जी को कोई परेशानी नहीं होगी। अधिराज को रेवती की ये सारी बातें अच्छी लग रही थी। वो लगातार रेवती का चेहरा देखकर मुस्कुराए जा रहे थे, लेकिन जब रेवती शिवन्या का नाम ली तो अधिराज को शिवन्या का ख्याल आया, जो एक्सीडेंट के वक्त साथी थी। वो घबराकर रेवती से शिवन्या के बारे में पूछने लगे। रेवती ने उन्हें शांत रहने को कहा और बताई कि ये जो आपके पास लगा पर्दा है, उसके उधर शिवन्या जी भी हैं, और डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है। अधिराज खड़े होने लगे और शिवन्या के पास जाने लगे, तो रेवती ने उन्हें रोका और बोला कि रुकिए, हम पर्दा हटाते हैं, आप लेटे लेटे देख लीजिए। रेवती ने पर्दा हटा दिया और अधिराज शिवन्या को देखकर बहुत भावुक हो गए और बोलने लगे कि हमारी गलती के कारण ये हुआ। रेवती ने उन्हें कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इतने में सारा परिवार हॉस्पिटल पहुंच गया और अधिराज से मिला। तभी उधर से डॉक्टर आए और उनके हाथ में रिपोर्ट था। वो बोले कि दोनों का रिपोर्ट आ गया है। अधिराज को हल्की चोट आई है, लेकिन शिवन्या कोमा में चली गई है और उन्हें ठीक होने में 6 दिन, 6 महीने या फिर 6 साल भी लग सकता है। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अधिराज को 10 दिन बाद घर ले जा सकते हैं, लेकिन शिवन्या को हॉस्पिटल में ही रहना होगा जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता है। देखते देखते 10 दिन बीत गए। अधिराज को लेने बलवंत और कल्याणी आए हुए थे, लेकिन अधिराज की नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। ऐसे में कल्याणी की नज़र अधिराज पर गई और कल्याणी बोली, बेटा किसी को ढूंढ रहे हो क्या? अधिराज कहते हैं, नहीं माँ, हम तो बस ऐसे ही। कल्याणी मुस्कुराने लगी और बोली कि आप आइए, हम गाड़ी के पास आपका इंतज़ार करते हैं। अधिराज शिवन्या के पास जाते हैं और उसे बहुत समय तक देखते रहते हैं, और फिर कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो गाड़ी के पास पहुँचते हैं, तब वो देखते हैं कि रेवती वहाँ खड़ी है और अधिराज के आने का इंतज़ार कर रही है। ये देखकर अधिराज खुश हो जाते हैं और आकर पीछे रेवती के साथ बैठ जाते हैं, और आगे सीट पर बलवंत और कल्याणी बैठते हैं। तो क्या लगता है, शिवन्या होश में आएगी या नहीं? तो चलिए देखते हैं कल के पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।